हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। दस बजे वाली करंट अफेयर की क्लास कितने बजे है जी? चलो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं आ रही है, क्या बात कर रहा? ऑल क्लियर, ओके। तो स्टार्ट किया जाए। आई एम योर बिग फैन विकास ब्लॉग चैनल। अरे धन्यवाद। स्टार्ट करें। फील्डिंग तो सब की सेट है। अच्छा बेटा, आज मेरा बर्थडे है। ऑलराइट। आ रही है। लंबाड़ी लगेगी आज, क्या बोलती पब्लिक? वो तो वक्त ही बताएगा लंबाड़ी आज लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के जितने 82 क्वेश्चंस आए थे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में, उनको करने वाले हैं। एंड बहुत ही यूज़फुल क्लास है सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। डेट तो आई चुकी है, आपको पता ही है। एक वीक बाकी है और इससे एक हमें नया टॉपिक देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो तीन नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक तो बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसको कि यहाँ पर हम लोग आगे अभी हॉट टॉपिक्स की जो हमारी क्लास होगी उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आगे का क्या हमारा प्लान रहेगा एक हफ्ते को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कन्वे कर दिया है। कल वीडियो डली थी और उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको सिर्फ रखना है अपना रिवीजन जो भी पढ़ा है। बाकी जो भी अभी वीडियोस आएंगे सिर्फ उनको देखना है। जो वीडियोस आएंगी वो कोई ऐसी वीडियोस नहीं होंगी जहाँ पे हम पढ़ी पढ़ाई चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे ना। वो ऐसी वीडियोस होंगी मेनली जो नए टॉपिक्स अगर आएँ या फिर पढ़े पढ़ाए टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो हॉट टॉपिक्स यानी कि उनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ ये जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पे। तो हॉट टॉपिक्स और नए टॉपिक्स यही होगा। आप जो हम लोग के वन शॉट और बम शॉट जो होने थे सब कुछ वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी एज सच कुछ बाकी रह नहीं गया है कंटेंट के पर्सपेक्टिव से। और कंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये सोचेंगे एक हफ्ते में आप झंडे गाड़ देंगे तो वो भी नहीं है। हाँ, हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको पॉलिश कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस। और आपने सिंपल पहला रूल तो यही याद रखना है नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में जो इमरान खान द ग्रेट इमरान खान दे के गए थे हमें, एंड दैट इज़ कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लो कि आपने खोला, ठीक है, अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन जीके का ये पड़ गया। ले एकदम दिमाग ख़राब हो गया देख के कि आदित्य L1 मिशन उसके पेलोड के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो द सूट पेलोड ऑन आदित्य L1 इज़ डिज़ाइन टू इमेज the solar disk in the near UV spectrum to study the temperature and chemical composition of the sun's photosphere and chromosphere. The SOLEX instrument is a high-resolution X-ray spectrometer used to study solar flares and active regions in soft X-ray wavelengths. SOLEX है क्या चीज़? तो SOLEX stands for Solar Low Energy X-ray Spectrometer. ठीक, अब हम सभी को पता है कि आदित्य L1 मिशन है क्या। तो आदित्य L1 मिशन है विद रिगार्ड टू स्टडी ऑफ सन। ठीक है, और सन की ये डिफरेंट लेयर्स दी हुई हैं जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन्ड है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तो ये सब होता क्या चीज़ है? तो यहाँ पर आप देखो, वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर इज़ दी विजिबल सरफेस ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, विजिबल सरफेस होती है अर्थ की, विजिबल सरफेस ऑफ अर्थ। यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं सनस्पॉट, और सनस्पॉट से ही निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। सनस्पॉट वो जगह होती है सन में जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, तापमान सबसे कम होता है, मतलब सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो। ठीक है, ये आपका क्रोमोस्फीयर, कोरोना जो होती है एकदम आउटर लेयर होती है, ठीक है, सन की। ये जो आदित्य L1 मिशन है ये ध्यान रखना है 2023 टू बी वेरी प्रिसाइज सितंबर ऑफ 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। L1 क्या है यहाँ पे? L1 स्टैंड्स फॉर लैग्रैंज।
लेग्रैंज मतलब लेग्रैंज एक्चुअल में पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में, जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को रखेंगे, जैसे कि हमने सैटेलाइट को रखा, तो वो स्टेबल है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। कौन सा यहाँ पे लॉन्च व्हीकल था? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 था, जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। और हमने इसको L1 में पॉइंट किया क्योंकि 5 लेग्रैंज पॉइंट होते, तो उसमें से L1 में इसको हमने वो किया है, मतलब रखा है। अब और इंडिया कौन से नंबर का कंट्री बना है? 4th नंबर का कंट्री बना है टू डू सो, ठीक है, चौथा कंट्री, और सब ने L1 में ही रखा है अपनी अपनी सैटेलाइट्स को। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो सर इसको कैसे सही करें अगर हमें नहीं पता है तो, क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े स्टेटमेंट है और काफ़ी टफ है, बिल्कुल नो डाउट ये टफ है। The suit payload on Aditya L1 is designed to image the solar disk in the near UV spectrum to study the temperature and chemical composition of the sun's photosphere and chromosphere, ठीक है। एंड दूसरा सोलेक्स इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एज सच पहली बात तो ये है कि कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं दिया हुआ है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग होता है, ठीक है, ये देखने के लिए भी कि कोई गलत तो नहीं है, तो ये ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई आपको यहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं दिख रहा है, ना ही कोई डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। फैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर दिया हुआ है फैक्ट, लेकिन डेटा एज सच नहीं दिया हुआ है। Solex instrument is a high resolution X-ray spectrometer used to study solar flares and active regions in soft X-ray wavelength। ये भी एक तरह की डेफिनीशन है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डेफिनीशन है या फिर जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली सही होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक। इन तरह के क्वेश्चंस को अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको एकदम ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैंने पिछली बार निट्टो तो सबको ही सिखाया था सीजल मेन से पहले, और वही निट्टो ही है, ठीक है, जिसने अप्लाई किया, ठीक है, नो डाउट उसमें लक का थोड़ा बहुत तो फैक्टर होता है, लेकिन आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है वो भी वहाँ पे वो निर्भर करती है, और आपने उसको कितने अच्छे से सीखा और उसको आपने कितने अच्छे से खुद से इम्प्लीमेंट किया है। तो लोगों के 59 मार्क्स भी आए जीके में, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमारे में तो नहीं लगी इस तरह से, ठीक है। तो अगेन ये क्लियर डिस्क्लेमर है, सिखाना मेरा काम है, अप्लाई करना आपका काम है। यहाँ पे नॉलेज तो मैं इम्पार्ट कर ही दिया हूँ कि भाई आदित्य L1 किसके लिए भेजा गया, कुछ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया, लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है, सारी चीज़ें, और किस तरह से अगर आपको नहीं आता है तो करना है वो भी मैं आपको सिखाता चलूँगा। इट इज़ अप टू यू, आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं अगर एडवाइस करता हूँ तो फिर वो रहता है ना कि आप ही ने तो बोला था तो हम किए, तो हमारा तो सही नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, तो इससे अच्छा है कि भाई मैं सिखा दूंगा, आपके ऊपर है, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, इट इज़ टोटली अप टू यू। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ल्यूपेक्स मिशन अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड JAXA इज टू। तो ल्यूपेक्स मिशन का टारगेट क्या है? अभी PM मोदी जापान की विजिट में गए थे तो वहाँ पे ल्यूपेक्स की भी चर्चा हुई। ल्यूपेक्स इज़ ल्यूनर, ठीक है, पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ल्यूनर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ल्यूनर का मतलब होता है मून। तो ये इसरो और JAXA यानी इंडिया की स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी के बीच एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसी को ही हम चंद्रयान 5 भी नाम दिया गया है, चंद्रयान 5। आपको पता है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी शिव शक्ति पॉइंट पे, लैंडर रोवर है ना, लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान और विक्रम, ये सब चंद्रयान 3 के पार्ट थे। चंद्रयान 4 क्या है? तो 4 एक्चुअल में ये 2027 में जाएगा, और ये शिव शक्ति पॉइंट से कुछ लूनर रॉक को, रेगोलिथ जिसको बोलते हैं, रेगोलिथ मतलब रॉक, उसको उठा के लाएगा, उसके सैंपल्स कलेक्ट करेगा, एंड देन उसके बाद लगभग 2028 या उसके बाद, मतलब 2028 से पहले तो नहीं लेकिन 2027 में जाएगा ये चंद्रयान 4, और 2028 में शेड्यूल्ड है 5th वाला, हो सकता है 2029 भी हो जाए। तो मार्स से इसका लेना देना नहीं है, ल्यूनर ऑर्बिट, सिंपल, आप यहाँ से भी इसको मैच कर सकते थे, बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। एक तो वो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, जो आपको मैंने पहले बताई, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नहीं होगा तो मैं जैसे कि कल मैंने बताया था एक वीडियो के थ्रू सब समराइज़ कर दूंगा वहाँ पे मैं, कि सो दैट आपको एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाए वहाँ पे कि कौन कौन सी टेक्निक अगर लगानी है। तो अगेन डिस्क्लेमर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। तो ल्यूनर, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ये तो है, ठीक है। तो ल्यूनर ऑर्बिट में ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि जब हम स्कीम पढ़ते हैं, याद है आपको जो हमने
जैसे समर्थ स्कीम पढ़ी तो उसमें टी है, टेक्सटाइल, इस तरह से थोड़ा अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड, ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, गलत है, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो ये भी ल्यूनर के बारे में बात कर रहा है और ये भी मून के बारे में ही बात कर रहा है। इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड, जिसको कि हम बोलते हैं मून का साउथ पोल। ये डार्क साइड क्यों है, साउथ पोल क्यों है, क्योंकि ये मून का साइड हमें कभी भी विजिबल नहीं होता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्यों कभी विजिबल नहीं होता, आंसर क्या होगा? तो आप सिंपल दो तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। अगर आपको ये पता है कि मून के लिए मिशन है तो मार्स है, और यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स की बात हो रही, सन की बात हो रही, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हाँ, इस ट्रैप में आप बिल्कुल फंस सकते थे, जो भी मैंने बताया लूनर और ल्यूपेक्स वाला। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता था कि भाई ये मून का मिशन है, तो साउथ पोल, जिसको डार्क साइड या फिर फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं, ये मून का विजिबल पार्ट इसलिए नहीं है बिकॉज मून का रोटेशन का टाइम और रेवोल्यूशन का टाइम दोनों बराबर हैं, और वो कितना है, 27 डेज है। ठीक है, मून की अगर बात करें तो मॉन्स हाइजिन्स या फिर कहीं कहीं माउंट लेबनेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी खुद की सनलाइट, मतलब खुद की लाइट नहीं है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून में जो ग्रेविटी है वो 1/6 है ऑफ अर्थ का ग्रेविटी। मून का रोल आप रिकॉल कर सकते हैं इन दी टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, कि जब सिजगी पोजीशन होती है, मून सन और तीनों एक लाइन पे होते हैं, सिजगी पोजीशन होती है, हाई टाइड हाई होती है और लो टाइड काफ़ी लो होती है, स्प्रिंग टाइड उसको बोलते हैं। जब तीनों एक 90 डिग्री के एंगल क्वाड्रेचर पोजीशन पे होते हैं तो वहाँ पे नीप टाइड बनती है। यहाँ पे वैसे आपकी लंबार्डी वाली टेक्निक लग रही है। ठीक है, सबसे लंबा ऑप्शन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023, फरवरी 2023 में नीति आयोग का CEO कौन बनाया गया था, नियुक्त किया गया था? बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन है। थर्ड का आंसर होगा DBVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन आपके सुमन बेरी हैं। चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो मोदी जी होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, 2015 में बना था। आपको बताना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किस तरह की ये बॉडी है ये आपको बताना है। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये अगर बात करेंगे नीति आयोग, तो नीति आयोग एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल मेंशन है, ना तो इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और गवर्निंग काउंसिल की अगर बात करें तो इसमें कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होगा एज चेयरमैन। सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, जितने यूटीज़ में चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे दिल्ली में हैं, ठीक है, जैसे कि आपका JNK में है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, और बाकी जगहों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बाकी यूटीज़ के वो होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और अगला है विच प्लेटफॉर्म इज़ यूज्ड फॉर सबमिटिंग आइडियाज़ अंडर द इंस्पायर मानक स्कीम। तो इंस्पायर मानक स्कीम के तहत प्रस्तुत आपको करने हैं, तो किस प्लेटफॉर्म के तहत आप करेंगे? साइंस एंड टेक पोर्टल, इंस्पायर पोर्टल, नेशनल इनोवेशन पोर्टल, या फिर डिजिटल इंडिया पोर्टल? तो फोर्थ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पायर पोर्टल। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा प्लिंग कर सकते थे, क्वेश्चन भी इंस्पायर है, तो इंस्पायर पोर्टल के थ्रू यहाँ पे सबमिट किए जा सकते हैं आइडियाज़। ठीक है, क्लियर है। इंस्पायर मानक की अगर बात करेंगे तो ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके तहत ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। यहाँ पे 6 से 10 जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं। देन स्कूल उनके आइडियाज़ को, जो उनको लगता है कि ये आइडिया वर्थ प्रेजेंटिंग है, उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे और उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा। जिन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा उनको 10,000 रुपये तक की इसमें धनराशि का प्रावधान है। ग्रेड 6 to 10 है, लेकिन एज ध्यान रखना 10 से 15 है। एज कितनी है? 10 से 15, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट मिस्टर माइकल स्पिज़ो, प्रेसिडेंट ऑफ द कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड के कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से क्यों मिले? उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनकी फुटबॉल अचीवमेंट के लिए। भाई कबड्डी वाले का फुटबॉल वाले से क्या लेना देना है? ठीक है, टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप, टू साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। इंडिया और पोलैंड के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट एक कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से साइन करेंगे। तुम खुद सोचो, ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, व्यापार समझौता, कबड्डी का व्यापार से क्या लेने देना है भाई? डिस्कस मिलिट्री कॉपरेशन की, मिलिट्री का कॉपरेशन किस तरह से हो सकता है स्पोर्ट्स के थ्रू? ये भी एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट है। मुझे अगर इसमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी आपकी समझ कम है, फिर आप ये समझ के चलिए। ठीक है,
टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। सिंपल, कबड्डी को यूरोप में प्रमोट कर रहे होंगे इसलिए मिले होंगे मोदी जी, सिंपल। इसके लिए ऐसा नहीं कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन द चाबहार पोर्ट दैट इंडिया इज प्राइमरली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग। अभी इंडिया ने इसको 10 साल तक को ऑपरेट करने के राइट्स लिए हैं, जो कि कहाँ पर पड़ता है, जो कि आपका ईरान में पड़ता है, चाबहार पोर्ट। इसको इंडिया ने डेवलप क्यों किया था? सीजल में एग्ज़ाम सिटी आ गए, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो इंडिया ने डेवलप क्यों किया था, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे ये वाली पोजीशन पे पाकिस्तान में एक ग्वादार पोर्ट डेवलप किया, ग्वादार पोर्ट, तो उसको काउंटर करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि आप देखो तो ये पीओके वाला एरिया है, और हमें अगर अफ़गानिस्तान, ईरान यानी मिडिल ईस्ट में जाना है तो हमारे पास कोई रूट है ही नहीं, क्योंकि पीओके में तो अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो हम जाएंगे कैसे वहाँ पे? पाकिस्तान तो हमें एक्सेस देगा नहीं। तो इसलिए हमने ऑल्टरनेट एक रूट डेवलप किया है, एंड दैट इज़ चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम ईरान में एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये ईरान है, देन ये अफ़गानिस्तान में एक्सेस कर पा रहे हैं चाबहार पोर्ट। तो चाबहार में एक्चुअल में 2 पोर्ट हैं, चाबहार के अंदर 2 पोर्ट से मिलकर बना हुआ है, शहीद बहश्ती और शहीद कालंतरी। तो इंडिया ने शहीद बहश्ती के यहाँ पर अभी राइट्स लिए हैं 10 साल के, 10 ईयर्स के, ठीक है, ओके। बंदर अब्बास आपका ऊपर पड़ता है अफगान में, बंदर अब्बास। माधवीपुरी बुच बिकेम फर्स्ट वीमेन टू हेड एसएबी इन मार्च 2022, ठीक है। देन बोल रहा है कि तुहिन कांता पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेबी चीफ फॉर द टर्म ऑफ फॉर द 3 ईयर्स। सऊदी अरेबिया ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड दिया। बताइए इनमें से कौन सा सही है? चलो करें। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत होगा, बिकॉज ये कुवैत के द्वारा दिया गया ना कि सऊदी अरब के द्वारा। आंसर अपने आप आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्या बंदर अब्बास आपका ईरान में ही है, ठीक है। बंदर अब्बास की अगर हम बात करूँ तो ये ईरान में ही पड़ता है, ओके, बंदर अब्बास। तो यहाँ पे ये हिंदी में रहा। ये आप देख सकते हैं भूटान का भी जो रिसेंट में इनको अवार्ड मिले हैं, भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो मिला है, रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल मिला, नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर मिला है, डोमिनिका का डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, गयाना का द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस का द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, और कुवैत का द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ये रिसेंट अवार्ड्स मिले हैं मोदी जी को 2024 में अगर बात करेंगे तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर? उल्पिन सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। तो ये है क्या? तो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जो आपका ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का 2020-21 में जिसको लॉन्च किया गया था, उसका पार्ट है ये। उल्पिन को कब लॉन्च किया गया था? 2020-21 में लॉन्च किया गया था। और जैसे हमने बताया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स उनको डिजिटाइज करना है। अब ध्यान से देखिए, इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उल्पिन हमारे लिए बिल्कुल नया है, और ये मान के चलिए अभी तो उल्पिन आ गया तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उल्पिन ही पूछ लेगा। यहाँ पे ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो उल्पिन असाइंस अ यूनिक आईडी टू एवरी लैंड पार्सल इन इंडिया, ओके। अब हो सकता है आप में से किसी को कोई ये सोच ले कि एवरी लिखा हुआ एक्सट्रीम कीवर्ड है। अच्छा, ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक डेटा है। इट हेल्प्स ट्रैक लैंड ओनरशिप एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत नहीं होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं, किसी चीज़ को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। उल्पिन इज़ ओनली फॉर अर्बन एरियाज एंड नॉट फॉर रूरल इनलैंड। क्यों भाई? यहाँ कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अर्बन, बताओ, यूनिक है वो, अर्बन नहीं है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि अर्बन के लिए है, तो ओनली फॉर अर्बन, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा गलत हुआ, ये दोनों आपके चले गए। 2-3 अपने आप से हो गया। पहला वाला, ये एक यूनिक आईडी है हर लैंड पार्सल के लिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर देखें तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड का कोई सेंस बन नहीं रहा है यहाँ पे। एवरी भाई सारी लैंड पार्सल के लिए होगा, एक्सेप्शन थोड़ी ना होगा कि नहीं इस ज़मीन के लिए नहीं है। खुद सोचो ना। तो आंसर 1, 2, 3 दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है हाउ मेनी की वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस लेवल। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रसन्नता को के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? 6, 4, 10 या फिर 8? पहली बात तो इसको रिलीज़ कौन करता है, किसको? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और फर्स्ट नंबर पे कौन आया? इंडिया कौन से नंबर पे? ये सारी चीज़ें आप बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे रिलीज़ कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस जो नेटवर्क है, ये वेल बीइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेल बीइंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक गैलोप करके संस्था है, उसके साथ मिलकर रिलीज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो रहा है कंट्री वो फिनलैंड रहा है। नहीं, फिनलैंड सबसे खुश देश है यहाँ पे। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया रहा है 118वें नंबर पे। पिछले साल 2024 में 126वें नंबर पे था, 126, अभी 118 पे आ चुका है। जो हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है, हमारा नेबर है नेपाल, वो साउथ एशिया में उसकी सबसे अच्छी रैंकिंग है, 92nd। लास्ट में कौन है, गेस करिए लास्ट में कौन होगा? वो भी एक साउथ एशियन कंट्री ही है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूज है 6 की वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स का यूज़ होता है। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरॉसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। तो ये 6 पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, हैप्पीनेस के लेवल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान, लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। तो ये पूछ सकता है आपसे, तो इसमें जितना डेटा मैंने दिया है इससे बाहर नहीं जाएगा आपका डेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच इंडियन स्पेस मिशन मार्क द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। 104 सैटेलाइट लॉन्च करी थी हमने सिर्फ एक ही मिशन में, सिर्फ एक सिंगल मिशन में ही लॉन्च करी गई थी 104 सैटेलाइट। तो ये कब लॉन्च करी गई थी? तो ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी की बात नहीं है, ये 2017 की बात है, 2017 की, जहाँ पर हमने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। एस्ट्रोसैट GSLV Mark 3, चंद्रयान 2, PSLV C-37, PSLV C-37। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-37 के थ्रू उसको हम लॉन्च किया था। इसमें एक इंडिया का सैटेलाइट था, कार्टोसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, बाकी सब फॉरेन के थे, ठीक। अगला है द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ड्यूस जो टर्म है वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या होगा? ड्यूस। तो ड्यूस का मतलब क्या होता है? ड्यूस का मतलब होता है जब इक्वालिटी ऑफ स्कोर हो जाए तब उसको हम बोलते हैं ड्यूस, ठीक है। जैसे कि 40-40 अगर हो जाए तो दैट मीन्स उसको हम ड्यूस बोलते हैं। जैसे ड्रिबल वर्ड है, तो ड्रिबल आपका हॉकी और फुटबॉल से एसोसिएटेड है। बास्केटबॉल से अगर बात करेंगे तो जो पिवट टर्म है वो जो आपका बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है, चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? प्लेयर्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। हैंडबॉल में 7 होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं, ठीक है। एंड बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में 9 होते हैं, ओके। और शर्सन रीजन का क्वेश्चन है, करिए। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स 2025 will be unique as it will be the first time the government has provided full financial support। तो ये यूनिक होगा क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस इंडियाज प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन विंटर स्पोर्ट्स बाय इंश्योरिंग फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक एथलीट सिलेक्शन। बताइए। तो एशियन विंटर गेम्स 2025 हुए कहाँ थे? तो ये हुए थे हार्बिन, चाइना में, ठीक है। हार्बिन चाइना में हुए थे ये। और यहाँ के जो मैस्कॉट थे वो क्या थे? बिनबिन एंड निनी। बिनबिन एंड निनी वर दी मैस्कॉट्स। और इसका जो मोटो क्या था? मोटो वॉज ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ठीक है, लव अमंग एशिया। तो ये इसका क्या था? मोटो था। और अगला वाला कहाँ पे होगा? 2029, ये जल्दी से बताइए। तो विंटर गेम्स 2025 विल बी यूनिक एज इट विल बी द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पे आपको लग सकता है कि यार फॉर द फर्स्ट टाइम दिया हुआ है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बिल्कुल, लेकिन ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, क्योंकि इसी सेंस में वो यूनिक भी है। द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस इंडियाज प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन विंटर स्पोर्ट्स बाई इंश्योरिंग फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक एथलीट सिलेक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जब भी अगर आपको लगे, एक चीज़ ध्यान समझिएगा, जब भी अगर आपको लगे कि इस तरह की डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है और ये आर जो है ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि यार इनमें से मुझे कोई गलत लग रहा है, सिर्फ डाउट ही आपको, आप फुली श्योर नहीं है, तो गो विथ कि दोनों सही हैं और आर उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको असर्शन रीज़न क्वेश्चन में कभी भी लगता है इस तरह से कि ये जो रीज़न दिया हुआ है ये असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि यार असर्शन सही है गलत है, तो गो विथ कि दोनों सही होंगे और रीज़न सही एक्सप्लेन कर रहा होगा असर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा।
हिंदी में ये रहा आपका। और अगले वाले जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, सऊदी अरेबिया में होंगे। देख रहे हैं, विंटर गेम्स सऊदी अरेबिया में होंगे। चलो, और इस बार में टॉप किसने किया था, टॉप किया था चाइना ने ही, और साउथ कोरिया देन रहा था, फिर उसके बाद जापान रहा था। इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता था। द नेहरू कप, अ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, वॉज लास्ट हेल्ड इन विच ईयर। तो पिछली बार ये कब हुआ था, पिछली बार 2007, 12, 15 या फिर 18। तो 2012 में हुआ था पिछली बार। कुछ और फुटबॉल टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे डूरंड कप, ठीक है, सुब्रोतो कप। एक कप आप बता दीजिए, डूरंड हो गया, सुब्रोतो हो गया, एक आप बता दो। अगला है, व्हाट वाज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 मिशन का साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन, टू स्टडी मार्स एटमॉस्फेयर, टू मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स, टू ऑर्बिट द मून। क्या सही आंसर होगा? सिंपल सी बात है, मार्स का तो था नहीं, चंद्रयान चंद्रमा का था, ठीक है। टू ऑर्बिट द मून, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन, अगेन लंबाडी टेक्निक, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियन नेवीज फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट स्टीमर ऑन 3 जुलाई 2025। तो आप देख सकते हैं कितना लेटेस्ट यहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया है, बहुत लेटेस्ट पूछा गया है, क्योंकि अगस्त में यहाँ पर एग्जाम था और जुलाई का करंट अफेयर पूछा गया है। तो बीना कुमारी, विद्या सिंह, नेहा शर्मा या फिर आस्था पूनिया। सही आंसर है यहाँ पर आस्था पूनिया। What is the purpose of the 2-day hands-on training workshop on the e-Sakshi portal held in June 2024? तो 2 दिन का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप था ई साक्षी पोर्टल पे, इसका क्या उद्देश्य था? टू डेमोन्स्ट्रेट द बायोमेट्रिक ट्रैकिंग ऑफ MPLAD एसेट्स, टू ट्रेन ऑफिशियल्स ऑन द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MPLAD स्कीम, टू लॉन्च अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, टू ट्रेन MPs इन ड्राफ्टिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान्स। क्या सही आंसर होगा? लंबाडी टेक्निक, बिल्कुल यहाँ पे भी लग रही लंबाडी टेक्निक, ठीक है। ई साक्षी पोर्टल एक्चुअल में है क्या, तो MPLAD स्कीम के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताना होता है कि भाई वो किस जगह को चुनेंगे, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम करवाएंगे। इसके लिए उनको सालाना 5 करोड़ रुपए उनके फंड में दिए जाते हैं। तो किस तरह से वो एक्सपेंडिचर करेंगे वो सब बताना होता है MPLAD स्कीम के तहत। और इसी के तहत ऑफिशियल्स को ट्रेन किया गया ई साक्षी पोर्टल के थ्रू। ई साक्षी पोर्टल के थ्रू इस चीज़ का ट्रैक भी रखा जाता है कि जो MP ने, एंड दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था, उसमें से कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। 17th, इन विच ईयर डिड यूनेस्को रिकॉग्नाइज दुर्गा पूजा एज एन इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो ये सन 2021 में दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है, विच AQI दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज करेस्पॉन्ड्स टू द अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। कौन सी AQI श्रेणी संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्य कर से मेल खाती है? 101 से लेकर 150, 151 से 203, 0 to 50 या फिर 51 to 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AQI के पैरामीटर्स हैं 0 to 50 गुड, 50 to 100 मॉडरेट, 100 to 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, 150 to 200 अनहेल्दी, 200 से लेकर 300 वेरी अनहेल्दी, 300 से लेकर 500 हजार्डस, ठीक है। तो यहाँ पर 101 से 150 की बात हो रही है, क्योंकि वही है आपका अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ प्राइमरी इंटरेस्ट इन डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इज़ टू। तो चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत की प्राथमिक रुचि क्यों है, बताइए क्यों रुचि है भारत की? तो अभी हमने देखा चाबहार पोर्ट की लोकेशन क्या है, ईरान में इसकी लोकेशन है, ग्वादार पोर्ट जो पाकिस्तान में उसके पास में ही। तो इसका एम क्या है, टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट नेवल बेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशन इन द पर्शियन गल्फ। बिल्कुल नहीं, ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं बनाया गया है। गेन डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाई पासिंग, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है। लंबाडी टेक्निक है ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दैट इज़ ADP फोकसेज ऑन। तो ADP किस पे फोकस करता है, ये हमने पहले भी किया था, आई थिंक जब इकोनॉमिक्स से कर रहे थे तो उसमें भी आया था ये। तो ADP की अगर बात करेंगे तो इसको लॉन्च कब किया गया था, जल्दी से बताइए। तो ADP का मेन मकसद क्या है, डेवलपिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन बैकवर्ड रीजन, डेवलपिंग सब्सिडीज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज, एनहेंसिंग डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
20th का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसके तहत 112 जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको डेवलप करने का ये प्रोग्राम था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप? तो तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप ने लॉन्च किया इसको, पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्चर। मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की है उसने फैल्कन 9 रॉकेट बनाया, उसी तरह से कुछ रूमी 1 है। ये नाम क्या है कंपनी का, जो ये प्राइवेट तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है? स्पेस जोन इंडिया। ठीक है, इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिल के ये काम किया है। ठीक है, किसके साथ? मार्टिन ग्रुप के साथ मिल के। 22 विच मेजर रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया गया था? तो NEP 2020 हमें पता है हमारे देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको कि कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी 2017 में जिसको बनाया गया था, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि इसने 10+2 सिस्टम, आपको पता है 10+2 है ना, 10th होती है फिर 2 साल आपका, उसके बाद 12th होता है, तो ये सिस्टम को 5+3+3+4 से रिप्लेस किया है, जहाँ पर 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होगी, फिर 3 साल आपका प्रिपरेशन स्टेज, ठीक है, एज 8 से लेके 11 तक, देन उसके बाद फिर से 3 साल 11 से लेके 14 मिडिल स्टेज, देन फिर आपका 4 साल होगा सेकेंडरी स्टेज। 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम है ये, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत की 3rd एजुकेशन पॉलिसी थी। पहली एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की कब आई थी? 1968 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, और वो कोठारी कमीशन या फिर कोठारी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी, जिस तरह से ये वाली कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। कस्तूरी रंजन कमेटी एक वेस्टर्न घाट को लेके भी बनी थी, लेकिन वो बहुत पहले बनी थी। ठीक है, ये एजुकेशन वाली अलग है। विच इसरो सेंटर्स पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम? तो कौन सा इसरो का सेंटर इसमें पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम में? क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। वेयर वॉज नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड? तो शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 कहाँ पे हुई बताइए? हिंट देते हैं आपको। हिंट ये है कि यहाँ से इस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, बताओ। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? कहाँ से पास होती है टॉपिक ऑफ कैंसर? भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए तब तक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडो फ्रेंच मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट मिशन? तो इंडो फ्रेंच जो मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट मिशन है उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग कन्वेक्टिव सिस्टम्स एंड द वाटर साइकिल इन ट्रॉपिकल रीजन, स्टडिंग पोलर आइस मेल्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सी लेवल्स, मैपिंग मिनरल रिसोर्सेज इन द हिमालयन रीजन, मॉनिटरिंग ओजोन डिप्लेशन ओवर द इक्वेटर। ट्रॉपिक्स, लंबाडी मैडम, लंबा क्यों? बॉडी टेक्निक सब में फिट बैठ जाती है वैसे। द गोल्डन बूट इज अवॉर्डेड इन विच स्पोर्ट्स? तो गोल्डन बूट किस में अवार्ड किया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार तो ये आपका फुटबॉल में दिया जाता है, आई थिंक सभी को पता होगा। विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT इन 2003 एंड लेटर डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स? तो कौन सी कंट्री जिसने NPT से विदड्रॉ किया और बाद में यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया? इजराइल, नॉर्थ कोरिया, सीरिया या फिर ईरान? तो सही आंसर है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कमेंट बताइए, इज इंडिया मेंबर? इंडिया क्या इंडिया मेंबर है NPT का?
इंडिया, और ये लॉन्च कब हुआ था, नेशनल ये क्या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है 1968 में स्टार्ट हुई थी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड विद इंडियाज़ जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कौन सा युग भारत के भू राजनीतिक हित से सही ढंग से मेल खाता है, अशकाबाद एग्रीमेंट, कालादान प्रोजेक्ट, लद्दाख कॉरिडोर या फिर सागर पॉलिसी। तो अशकाबाद एग्रीमेंट जो है ये पार्टनरशिप विद बीमस्टेक में है, ये गलत है। अशकाबाद एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल अकॉर्ड है 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान और बाद में पाकिस्तान और इंडिया टू क्रिएट अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया विद द पर्शियन गल्फ एमिंग टू बूस्ट रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है ये अशकाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। अशकाबाद एग्रीमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ INSTC, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। अशकाबाद अच्छा कैपिटल किस कंट्री की है, हिंट देता हूँ, यहीं से ही जो मेन जो हमारे हम बोल सकते हैं जो तुर्क आए थे वो यहीं से आए थे, बताइए। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अशकाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जहाँ हम कलकत्ता या फिर कोलकाता को लिंक कर रहे हैं सितवे पोर्ट से, कोलकाता पोर्ट और सितवे, ठीक है, जो कालादान रिवर पे है, कालादान रिवर, इसीलिए इसका नाम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट रखा गया है, बिकॉज कालादान ये है म्यांमार में। तो हम अपने नॉर्थ ईस्ट में इनडायरेक्ट एक्सेस लेने के लिए हमने इस पर्टिकुलर रूट को डेवलप किया है, क्योंकि आपको पता है इस बांग्लादेश के ऊपर चिकन नेक कॉरिडोर है, यानी बहुत नैरो स्पेस है जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं बाई रोड। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो गया चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की पैनी नज़र उस चिकन नेक कॉरिडोर पे रहती है कि भाई इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर वो कर दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा इंडिया से, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम है वहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सेस करने के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को जो है क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। देन दूसरा है कालादान ईरान से नहीं म्यांमार से लिंक है, लद्दाख कॉरिडोर भी गलत है, सागर पॉलिसी सही है, मेरी टाइम टाइज इन द इंडियन ओशन, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि सागर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मेनली तो इसके थ्रू मैरीटाइम टाई बढ़ाना है, ब्लू इकॉनमी को प्रमोट करना है। ब्लू इकॉनमी आप जानते हैं, मछली वछली सब इसमें आता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा 29th, एंड दैट इज़ हु वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट फॉर इंडिया का जो 76th रिपब्लिक डे हुआ था सेलिब्रेशन 2025 में, उसमें किसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। तो चीफ गेस्ट उसमें थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही इंडिया के पहले रिपब्लिक डे पे भी क्या आए थे, एज अ चीफ गेस्ट आए थे। उनका नाम क्या था, सुकर्णो था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए। स्वच्छ भारत इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है। अचीविंग यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, डिजिटल पेमेंट, रूरल हाउसिंग, रूरल सेक्टर, सब जॉब अप। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्पेस डेक्स मिशन इज रिलेटेड टू, ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। स्पेस डेक्स मिशन जो है किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस डॉकिंग से, स्पेस फार्मिंग से, या फिर प्लानिटरी जियोलॉजी से है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है स्पेस डॉकिंग से ही है, ठीक है, डॉक करना सैटेलाइट को वहाँ पे, उससे एसोसिएटेड है। स्पेस डेक्स मिशन की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 SDX-01, SDX-02, ये था आपका चेज़र, ये था आपका टारगेट, इनका यूज़ किया गया था। ईच वेइंग यानी दोनों का वेट था, मिला के नहीं, अलग अलग, 220 किलो का। इसको पूरे स्पेसटेक्स मिशन को मतलब इसको कैरी किया गया PSLV C60 के तहत सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसको दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, और ये जो डॉकिंग हुई, जो सक्सेसफुल डॉकिंग हुई, ठीक है, वो अप्रैल 2025 में हुई, ठीक है, अप्रैल 2025। एंड इंडिया बिकेम दी विच नंबर का कंट्री टू डू दी सक्सेसफुल डॉकिंग, कौन से नंबर का इंडिया कंट्री बना सक्सेसफुल डॉकिंग करने वाला। तो ध्यान रखना है, इसमें SDX-01 चेज़र था, 02 टारगेट था, दोनों का वेट 220 किलो का था, PSLV C60 था, एंड लॉन्च कब किया गया, एंड डॉकिंग सक्सेसफुली हुई कब,
विच रिसेंट मिशन बाई इसरो एम्स टू स्टडी द सन फ्रॉम द लैग्रैंज पॉइंट L1। तो लैग्रैंज पॉइंट अभी हमने देखा ही, आदित्य L1 है, ठीक है। PSLV C57, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दैट इज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैग्रैंज पॉइंट है जो 5 जिनकी हम चर्चा करी थी हमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल सही है, थर्ड सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि L1, L2, L3, L4, L5 5 पॉइंट है जहाँ पर सारे जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल और ये सब, वो बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को प्लेस किया जाएगा तो स्टैटिक रहेगी वो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, रिलेटिवली अगर हम देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। AFI, that is Athletic Federation of India, has incorporated WADA, that is World Anti-Doping Agency's 2004 anti-doping rules into its constitution। देख सकते हैं आप कि मतलब कहीं पर भी कोई डेटा, फैक्ट, स्ट्रीम कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर मुझे इसको अटेम्प्ट करना है तो इसको मैं सही मानूंगा। एनी अपडेट्स टू WADA रूल्स आर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन ऑल एथलीट्स एंड एफिलिएटेड यूनिट्स इन AFI। अब हो सकता है आपको लग रहा हो, देखो कि ये गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑल दिया हुआ है, ठीक है, कि ये एक्सट्रीम कीवर्ड है। अगर किसी भी एथलीट पे बाइंडिंग नहीं होगा, किसी भी एथलीट पे बाइंडिंग नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप एफिलिएटेड हैं अंडर AFI, ठीक है, अगर आप एफिलिएटेड यूनिट हैं इन AFI, अगर कोई एथलीट एफिलिएटेड है AFI में और AFI क्योंकि WADA से एफिलिएटेड है तो वो मानना ही पड़ेगा, आपको सारे एथलीट्स को मानना पड़ेगा। यहाँ अगर कोई एक्सेप्शन कर दिया जाए तो वो एक्सट्रीम होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर आप देखो AFI एज इनकॉर्पोरेटेड WADA's 2014 एंटी डोपिंग, क्यों? क्योंकि कोई भी रूल WADA के रूल में अपडेट होगा तो वो अपने आप बाइंडिंग होता है। तो यानी हमें साफ समझ में आ रहा है कि असर्सन को सही एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न। कैसे चेक करना होता है? असर्सन जब पढ़िए तो उसके बाद में बिकॉज या सिंस इनका यूज़ करिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि रीज़न असर्सन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। और अभी मैंने बताया था अगर आपको लगे भी कि यार रीज़न थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि रीज़न क्लियरली सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को, मतलब ए का एक्सप्लेनेशन है वो असर्सन का, तो गो विथ कि दोनों सही है और वो आर जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्सन को। समझ में आई बात? तो अगर आप एफिलिएटेड हैं अंडर AFI तो बिल्कुल कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना होगा आपके लिए। विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश? तो अभी हमने देखा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, पूछ रहा है पहली वाली कब पब्लिश हुई थी। तो पहली वाली 2012 में पब्लिश हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। 35, हाउ कैन निसार प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लूइड इंजेक्शन एंड अर्थक्वेक? निसार है क्या? तो निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें डुअल्स फ्रीक्वेंसी का सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम यूज़ किया जाएगा जो अपने आप में पहला होगा। और ये अपने आप में पहला मतलब ये अपने आप में सबसे वन ऑफ दी सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाला है, जिसमें लगभग 1.2 बिलियंस का खर्चा आएगा, $1.2 बिलियन का खर्चा आएगा। तो ये लगभग वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाली है, जो नासा और इसरो दैट इज़ US की और इंडिया की स्पेस एजेंसी साथ मिलकर करने वाली हैं, ठीक है, निसार 2025 में। तो बाई ट्रैकिंग चेंजेस इन ग्राउंड सरफेस एलिवेशन एसोसिएटेड विद पंपिंग एंड इंजेक्शन, मेजरिंग सीस्मिक एक्टिविटी इन रियल टाइम, क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लंबाडी मैडम लंबा, है ना। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू फेज आउट अनफिट एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स फ्रॉम इंडियाज रोड्स टू रिड्यूस एमिशंस एंड बूस्ट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री रिसाइकलिंग? किस सरकारी योजना का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करने और ऑटोमेटिव उद्योग रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की सड़कों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का तो भाई 100 सिटीज़ को डेवलप करना है, पोल्यूटिंग और अनफिट व्हीकल को हटाना नहीं है, ठीक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का भाई तो सड़क बनाना है, व्हीकल का कोई लेना देना नहीं है। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये इसका सही आंसर होगा। अगेन लंबाडी मैडम लंबा। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान की अगर बात करेंगे तो इसके तहत क्या है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसको ये प्लान 2020 में आया था, ठीक है, 2020 का प्लान है ये, ठीक है। और इसके तहत यही था कि जो इलेक्ट्रिक हमारे व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना है। यहाँ पे एक स्कीम को ध्यान रखिएगा, फेम स्टैंड, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ उसकी स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़,
which stands for faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India. This scheme was a government initiative to promote electric vehicles, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग परचेज सब्सिडीज़, कि जब आप परचेज करें उस टाइम पे आपको सब्सिडी मिलेगी, एंड एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. व्हाइल द फेम इंडिया फेज 2 स्कीम ऑफिशियली एंडेड इन मार्च 2024. ये ऑफिशियली मार्च 2024 में फेम इंडिया की जो फेज़ 2 है वो ख़त्म हो चुकी थी. इसको 2019 में लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, ठीक है, 2019 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो. नेटो लॉन्च हुआ, एनडीबी लॉन्च हुआ, डब्ल्यूटीओ लॉन्च हुआ, या फिर आईएमएफ लॉन्च हुआ. ठीक है, तो आईएमएफ की अगर बात करें या वर्ल्ड बैंक, नेटो, डब्ल्यूटीओ, ये सब में अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे नेटो की अगर बात करेंगे तो 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है. करंट में 32 मेंबर कंट्रीज़, और इसी को लेके ही आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई थी. ठीक है, जो वॉर पाँव ने नहीं रुकवाई थी, है ना, ये चलता रहता ना, मोदी जी को टारगेट किया जाता है पाँव करके, है ना. तो खैर, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वॉर इसी वजह से स्टार्ट हुई थी. एनडीबी दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ब्रिक्स की कंट्रीज़ की बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, शंघाई चाइना में. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, वो बीजिंग में, लेकिन इसका शंघाई में है. डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 1995 में. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. ठीक है, और आईएमएफ की अगर बात करेंगे तो 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे बना था ये. जो यूएस में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके साथ बना था? तो वर्ल्ड बैंक दैट इज़ विश्व बैंक के साथ बना था. और इन दोनों को हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बने थे. वैसे बना तो एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी था, आईटीओ. ठीक है, और वो आईटीओ बाद में बनता है गट. ठीक है, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है, जो 1947 में साइन हुआ. ठीक है, लेकिन बाद में 1995 में 1995 में यही बन जाता है डब्ल्यूटीओ. यानी पहले आईटीओ बनता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है, आईटीओ बनता है. लेकिन आईटीओ चल नहीं पाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ही आगे चल पाते हैं, जिन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है. बाद में ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनता है 47 में. देन बाद में यही रिप्लेस होकर 1995 में डब्ल्यूटीओ बन जाता है. इन मई 2024 इंडिया साइंड अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाबहार पोर्ट. व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट? तो स्टार्टिंग में ही बताया था 10 साल के लिए, वो शहीद बेहश्ती पोर्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. व्हाट मेक्स डॉक्टर अवेश कुमार त्यागीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एटॉमिक एनर्जी डिस्टिंक्ट फ्रॉम कन्वेंशनल रिसर्च आउटपुट एज पर हिज विज्ञान श्री साइटेशन? क्या ऐसा मतलब नया है कि उसमें? लंबाडी मैडम लंबा. The 3-point line in basketball is drawn at what distance from the basket in international competitions? बताइए. सारे एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड करंट अफेयर थे. एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते हैं उसको, स्पेस मिशन बोलते हैं. और बिल्कुल ये बात सही है कि स्पेस मिशन से आए हैं, और बिल्कुल ये भी बात सही है कि मैं आपको स्पेस मिशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ. एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी में तो आपको मिलना ही है, एक आपको मिलेगा डेडिकेटेड स्पेस मिशंस पे कंप्लीट. ओके ओके, 40th पे आते हैं. तो 40th का आंसर क्या होगा? 40th का आंसर होगा द 3-point लाइन बास्केटबॉल टूर्नामेंट. इसका आंसर होगा आपका 6.75 मीटर. ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर वाली टिक लगा सकते थे अगर लगाना चाहते. अगर आकर नहीं हमें तो मारने, हम तो इसको मारेंगे, हम तो कसम खा के हैं 25 में 25 करेंगे. तो वैसे इन तरह क्वेश्चन में एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट कम होता है, लेकिन ये नेटिव मैंने सिखाता हूँ कि सिमिलर ऑप्शंस में कई बार आंसर आपको एक कोई देखने को मिलता है. ठीक है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड इन 2015? 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य फोकस क्या है? हाउसिंग फॉर वुमेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर विडोज, गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन, प्रमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. तो बहुत आसान है. ठीक है, हाउसिंग नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन.
इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इसरो इज डेवलपिंग तृष्णा सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग ऑफ द अर्थ। तो ये है हम फ्रांस के साथ डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES है। अगला है, अच्छा ये इंफ्रारेड आपको पता होना चाहिए, इंफ्रारेड आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे अर्थ में सन जो होता है, सन डिफरेंट तरह की रेज एमिट करता है, ठीक है। विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है। तो जो अल्ट्रावायलेट होता है उसको तो ओजोन क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, नहीं आने देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अल्ट्रावायलेट नहीं आता है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट 3 तरह का होता है, A, B और C। उसमें से जो आपका जो अल्ट्रावायलेट A है वो आ जाता है और C नहीं आ पाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो जब वो रिफ्लेक्ट होता है अर्थ से तो वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन बनता है, और इंफ्रारेड ऑलमोस्ट पूरी तरीके से आ जाता है यहाँ पे, दैट इज़ अर्थ में। व्हाट स्ट्रैटेजिक रैशनल ड्राइव्स इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट इन ईरान चाबहार पोर्ट। तो किस वजह से इंडिया उतना इन्वेस्ट कर रहा है चाबहार पोर्ट में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है हमें पाकिस्तान को बाईपास करना है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है। लंबाडी मैडम, लंबा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्क्वायर किलोमीटर एरे करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है इसके एक रिस्पेक्ट में। इट इज़ मैनेज्ड एंटायरली बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पूरी तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मैनेज कर रही है इसको। इट एम्स टू एक्सप्लोर कॉस्मिक मैग्नेटिज्म एंड डार्क मैटर। इट फोकसेस सोली, मतलब सोली का मतलब ओनली ही होता है, यानी ओनली ऑन डिटेक्टिंग विजिबल लाइट, सिर्फ ये उसी में ही फोकस कर रहा है। अच्छा, और इट विल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टेलीस्कोप इन इंडिया, सिंगल टेलीस्कोप होगा और वो भी भारत में। सब गलत हैं, इसका जो एम है वो बस सही है, ठीक है। इनको बिल्ड किया जा रहा है स्काई, जो आपका ये स्क्वायर किलोमीटर एरे है, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसको बिल्ड किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। इंडिया इसका मेंबर है जैसे मैंने बताया, और अभी रिसेंट में ही 1250 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे कंस्ट्रक्शन फेज़ के लिए इंडिया ने, क्योंकि हर कंट्री को इसमें कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट करना होता है इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर। 2022 में ये शुरू हुआ था और ये 2029 से अपने ऑपरेशंस को शुरू कर देगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये सिर्फ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, बहुत सारे, ठीक है, टेलीस्कोप्स। व्हाट डज़ अ हाई रैंक इन दी हैंडले, और इसका मेन टारगेट क्या रहेगा, तो जैसे यहाँ लिखा है कॉस्मिक रेडिएशन, डार्क मैटर, एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। जो जितनी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा इस एरे के थ्रू। व्हाट डज़ अ हाई रैंक इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिकेट, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज़ IMEC, is often viewed as a strategic counter initiative to which other major global connectivity project, किसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाता है। तो ये इंडिया BRI के ऑल्टरनेटिव में बिल्ड कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का इनिशिएटिव है टू रिवाइव द एंशिएंट सिल्क रूट, जिसका पाकिस्तान मेंबर है बट इंडिया मेंबर नहीं है। रिसेंट में साइप्रस जो देश है जो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है वो इससे बाहर निकला था, और ये BRI को काउंटर करने के लिए अभी G20 जो समिट हुई थी 2023 में इंडिया में, उसमें इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था। और अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या प्रोजेक्ट है अभी तो कोई ज़्यादा कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई वही जैसे जो भी अभी हमने देखा था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो उसके बाद एग्रीमेंट, किस तरह से पहले तो हम जहाँ जहाँ पे समुद्र है, दैट इज़ पहले तो जो आपका सी के जो शिप रूट के थ्रू कनेक्ट होंगे हम, ये जो आपका वेस्ट एशिया है वहाँ से, और उसके बाद जो है डायरेक्ट वहाँ से रेल रूट रहेगा यूरोप के लिए। तो हम वेस्ट एशिया और यूरोप के थ्रू इससे कनेक्ट करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे कि BRI चाइना का इनिशिएटिव है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये इसमें सारे कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। वेयर वॉज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हेल्थ, तो 2024 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ पे हुए ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे हुए, ये हुए आपके गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर C। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे। मिशन शक्ति के बारे में कौन सा सही है यहाँ पे बताइए।
It is an integrated women empowerment program launched in 2022. It is run by the Ministry of Women and Child Development. The scheme includes सामर्थ एंड संबल सब स्कीम्स। तो स्कीम क्या क्या इंक्लूड करती है? तीनों ही सही है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, 2022 में लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और ये इंक्लूड करती है आपकी समर्थ और संबल सब स्कीम्स को। हाउ ऑफन इज़ दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने पूरा डेटा जो आपसे पूछ सकता है वो पीछे लिख दिया है कि फर्स्ट नंबर पे कौन, इंडिया कौन सी पोजीशन पे, सब कुछ है ना। फिनलैंड नंबर 1 पे, इंडिया 118 पे है, पहले 126 पे थी, लास्ट में फिनलैंड अफगानिस्तान है। तो वर्ल्ड और साउथ एशिया में सबसे बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है? नेपाल। तो 49 का यहाँ पर बी होगा, यानी कि एनुअली, दैट इज़ हर साल इसको पब्लिश किया जाता है। व्हाट डज द टर्म डकवर्थ लुइस मेथड रिलेट टू इन क्रिकेट? तो क्रिकेट में डकवर्थ लुइस विधि शब्द का क्या संबंध है? तो डकवर्थ लुइस समय पता है कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश में टारगेट सेट करने के लिए रेन इफेक्टेड मैचेस में इसको यूज़ किया जाता है। विच इंडियन women was the pioneer in winning a silver medal at the Olympic Games? The first women to win the silver at Olympic Games is who? is पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु पहली महिला, भारतीय महिला जिन्होंने जीता है। कहाँ पे जीता था? जो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, वहाँ पे। कर्नम मलेश्वरी वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू विन अ मेडल इन दी ओलंपिक्स, जहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी, जो ओलंपिक्स हुए थे सिडनी में 2000 में। और किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। साइना नेहवाल ने जो 2012 के लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और वो मतलब इस तरह से जीता था उन्होंने कि जब उनकी जो प्रतिद्वंदी थी वो घायल हो गई थी थोड़ा सा, ठीक है, वो उन्होंने मैच क्विट कर दिया था, ठीक है। वैसे तो मैच हार रही थी साइना नेहवाल, लेकिन उन्होंने मैच क्विट किया और साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, ठीक है। और मैरी कॉम जी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे 2012 वाले ही, ठीक है, उसमें इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था मैरी कॉम जी ने। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए मैरी कॉम की। इन विच ईयर डिड टोनी मॉरिसन बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन विमेन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? तो किस साल नोबेल प्राइज़ जीता? अब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे उतना। 1993 वेयर वॉज द नेशनल कैडेट्स जूडो चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? तो जूडो चैम्पियनशिप जो है नेशनल, ये महाराष्ट्र में हुई, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of the satellite launched by ISRO's GSLV F09 that was a gift to SAARC nations? तो gift to SAARC nation was GSAT-9, ठीक है, GSAT-9। Which of the following statement is or are correct? इंडिया सपोर्ट्स, तो जितने भी स्पेस मिशन है वो एक सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगा, कल से मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें सारे मिशंस रहेंगे आपके। इंडिया सपोर्ट्स कनेक्टिविटी थ्रू दी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बात बिल्कुल सही है। द कॉरिडोर strengthens इंडिया स्टेट विद द पैसिफिक आइलैंड्स, नो। अब हम नॉर्थ साउथ को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस थिंग। और पैसिफिक आइलैंड आपके यहाँ पे है, तो पैसिफिक आइलैंड देखो, पहले तो यहाँ पे चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे पैसिफिक आइलैंड कहीं जाके। तो ये एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। थोड़ा सा अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको साफ समझ में आएगा इंडिया और पैसिफिक आइलैंड का क्या ही लिंकेज होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ ये है, और पैसिफिक जाने कहाँ पे है? इंडिया से बहुत दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट दी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में अभी वॉइस आ रही है, ठीक है, नॉन सिंक, अभी वॉइस आ रही है ना, ठीक है। तो 8, ठीक है, 8 मेडल जीते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल इंडेसेस एज ऑफ जुलाई 2025? अब जितना लंबा स्टेटमेंट होगा, जितना लंबा ऑप्शन होगा, उतना ही ज़्यादा चांस है एलिमिनेशन का, ये आप सीख लो, ठीक है। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? हमारा स्टेनो का तो एग्ज़ाम हो गया, तो अच्छा नया बैच जो है बस सीजल के एग्ज़ाम जैसे ही अंत में आ रहा होगा वैसे ही नया बैच आपका लॉन्च हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हो कि लगभग वही 20 से 25 के बीच में, ठीक है। तो ग्लोबल इंडेसेस के बारे में कौन सा गलत है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे फिर से क्वेश्चन आ गया 2024, हाईलाइट सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी पर कैपिटा एज
की हैप्पीनेस फैक्टर्स, AQI कंसिस्टेंटली अबव 200 सिग्नल्स जनरल हेल्थ रिस्क एंड रिक्वायर्स अर्जेंट पॉलिसी एक्शन। बिल्कुल, तो हमने अभी देखा कि भाई अगर आपका 150 से, देखा था ना, 100 से 150, 150 से 200, तो 200 से अगर आपका ऊपर है तो हाई हेल्थ रिस्क तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ध्यान रखिए। डिस्पाइट बीइंग डिसकंटिन्यूड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन रिलीज़ करता है? रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल फॉर इन्वेस्टर्स असेसिंग स्टार्टअप प्रोसीजर्स। अ राइज इन GNI पर कैपिटा अलोन कैन सिग्निफिकेंटली improve HDI even with falling life expectancy and education। गलत पूछा ना हमसे, ठीक है। अब तीसरा वाला, अब दूसरा वाला तो यार हम नॉलेज से इसको सही कर सकते हैं जो अभी हमने लिया। तीसरा वाला कहाँ गलत लग रहा है आपको, अब बताओ। वो बोल रहा है कि भले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो इन्वेस्टर्स उनको हेल्प करता है स्टार्टअप प्रोसीजर को देखने में। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड कुछ नहीं है, बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है रिलीज़ करता था, तो ये भी गलत नहीं हो सकता है। GNI पर कैपिटा सिर्फ GNI पर कैपिटा में ही इंक्रीज जो है सिग्निफिकेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव कर देगा। और कैसे इंप्रूव करेगा? सिग्निफिकेंटली। सिर्फ आप एक चीज़ को करेंगे और वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है, ये हिंदी में आपका ये। 58, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बेटी, अगेन सेम वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन नहीं होगा, वुमेन्स हेल्थ नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, एक सेकेंड, सेविंग एंड एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। हु वॉज अनाउंस्ड ऑन 26 जून 2025। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लेटेस्ट करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है। एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फॉर टाइटन स्पेस मिशन, तो किसको अनाउंस किया गया था? ऑब्वियसली बात है, राकेश शर्मा नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन टू गो टू स्पेस इन द रशियन मिशन। सुनीता विलियम्स भी नहीं है, सुनीता विलियम्स तो अभी स्पेस से वापस आई हैं। आंसर होगा वॉज अनाउंसमेंट, ठीक है, ओके, टाइटन्स के लिए पूछ रहा है तो जानवी दंगेटी, ठीक है, ये रही जानवी दंगेटी। और जानवी दंगेटी ये टाइटन्स जो US का स्पेस मिशन है उसमें 2029 में फ्लाई कर रही होंगी, 2029 में, अभी नहीं, ठीक है। जानवी दंगेती जो कि LPU से पढ़ी हुई हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। विच इसरो इनिशिएटिव लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ कैच देम यंग एम्स टू इंट्रोड्यूस स्कूल स्टूडेंट्स टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैच देम यंग इसरो का इनिशिएटिव है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, युविका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, स्पार्क इंटर्नशिप प्रोग्राम या फिर निष्ठा स्पेस मॉड्यूल। तो अब बात देख सकते हो, इसरो है, यंग है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अब यंग से भी थोड़ा सा यहाँ पर मैच कर सकते थे। 61 पे आते हैं। वेयर वॉज द 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये हुई आपकी सूरत, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। आईमेक इज एनविसाज्ड एज मल्टी मॉडल कॉरिडोर विच द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इट्स प्राइमरी कॉम्पोनेंट। तो इसके आईमेक के प्राइमरी कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? आईमेक है क्या? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ से हम यहाँ के जो ये समुद्र है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शिप्स का, देन यहाँ पे रेल का यूज़ होगा, देन शिप का यूज़ होगा, इस तरह से होगा वो, ठीक है, यानी कि मैरी टाइम और रेल ओनली, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद आईमेक सपोर्ट। तो इंडिया का सपोर्ट किस मिशन के लिए उसके आईमेक के पर्पस से रिलेट करता है? आईमेक में हम देख सकते हैं कि इंडिया को लिंक करना है, इंडिया को विद वेस्ट एशिया और यूरोप किससे इंडिया को खुद को लिंक करना है, ठीक। तो अफ्रीकन यूनियन, ब्लू चार्टर, अफ्रीका कोई वही नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहाँ से कहाँ से आ गया? इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इनिशिएटिव नहीं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड को लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें तो नॉन अलाइन मूवमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, और बट ये कॉन्सेप्ट जो है 1955 में रिजेंट हुआ था, 1955 में, ठीक है। कहाँ पे? यूगोस्लाविया में, जहाँ पे ये कंट्रीज़ ने, कुछ कंट्रीज़ आई थी, मिली थी, और उन्होंने ये एम किया था, जिसमें इंडिया भी थी, कि भाई हम किसी तरीके से किसी कंट्री से, ना तो USA से ना तो USSR से खुद को अलाइन करेंगे। ये टारगेट यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो का जो ये CATSAT-1 सैटेलाइट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये?
तो ये एक्चुअल में 2016 में लॉन्च हुई थी, 2016 में। और इसका मेन था आपका वेदर फोरकास्टिंग करना और साइक्लोन का प्रिडिक्शन करना सही से। 64 का सही आंसर सी होगा, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग एंड साइक्लोन प्रिडिक्शन। लंबाडी, हाँ। वॉट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग टेस्टेड इन इसरो का जो नया नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल है, प्रोजेक्ट टू रिप्लेस PSLV एंड GSLV, उन दोनों को रिप्लेस करना है किससे? रीयूजेबल बूस्टर स्टेज विथ सेमी क्रायोजेनिक इंजन, सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स, होलिस्टिक कीवर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लंबाडी ये भी है ना। वेयर वॉज दी 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड? तो 72वीं जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई? भुवनेश्वर में, बैंगलोर में, गुवाहाटी में या फिर मुंबई में? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये गुवाहाटी असम में हुई। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? तो इंडिया का स्कोर कितना है इसमें, जल्दी से बताइए। अंडर 50 ही है, बताओ क्या हुआ? 30 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करो। In the Climate Change Performance Index 2025, why did India retain a top 10 spot unlike several developed economies? यानी काफ़ी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो हैं टॉप 10 में नहीं आ पाई और इंडिया आ गया। ये एकमात्र ही बोल सकते हैं ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसको रिलीज़ करता है जर्मन वॉच और इसमें इंडिया का रैंक रहा है 10। पिछली बार से थोड़ा सा हमने ख़राब किया है लेकिन फिर भी हम टॉप 10 में तो रहे ही हैं। इंडिया इसलिए रहा है बिकॉज इंडिया का रेन्यूएबल एनर्जी शेयर काफ़ी ज़्यादा है। अब आप देखो सोलर, ठीक है, इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी में बहुत खर्च कर रहा है। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम हैं जो कि सोलर एनर्जी पे फोकस करती हैं, तो उसकी वजह से इंडिया का जो रेन्यूएबल एनर्जी शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी से आप कंपेयर कर रहे हो, वो काफ़ी कम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इससे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे। इंडिया का स्कोर तो 38 रहा और पिछली बार 39 था, यानी डिक्लाइन किया है। और इंडिया की रैंक कितनी रही है अगर पूछ लेगा तो रैंक ध्यान रखना है 96th रही है इंडिया की 96th। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, यानी कि जहाँ पे सबसे कम करप्शन है, ये डेनमार्क रहा है सबसे टॉप पे, ठीक है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो ना करें जनाब, ना करें, कि 135 रही है, ठीक है। श्रीलंका की 121 और बांग्लादेश 149 रही है, ठीक है। चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, चाइना में 76 रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे। हु विल फ्लाई टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर एक्सियम 4 मिशन इन जून 2025? तो आपको पता है फ्लाई करके वापस आ भी चुके, है ना। तो आंसर क्या है? शुभांशु शुक्ला जी, ठीक, क्लियर। और बाकी ये एक्सियम 4 का मतलब क्या है? 4 लोग गए थे इसलिए। बाकी के 3 लोग कौन थे? तो बाकी के 3 लोग एक तो थी पेगी विटसन, स्लावोज करके थे एक, स्लावोज, और एक थे टिबोर कापू, ठीक है, टिबोर कापू। तो 3 ये लोग थे। एक्सियम 4 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस फ्लाइट गई थी और वहाँ से वापस आई है, ठीक है। और इसमें किस रॉकेट का यूज़ हुआ था? तो वही स्पेसएक्स का जो रीयूजेबल रॉकेट है फाल्कन 9, उसका यूज़ हुआ है, ओके। 70। विच इंडियन स्पोर्टिंग अवार्ड इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग? तो स्पोर्ट्स कोचिंग में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, बताओ जल्दी से। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, कोचेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, सो ये द्रोणाचार्य अवार्ड होगा, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड होगा यहाँ पे स्पोर्टिंग अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड होगा ये। ध्यानचंद अवार्ड की अगर बात करेंगे तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है, ठीक है, ये मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके।
आगे बढ़ते हैं और 71st देखते हैं। 71st है आपका, हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम आर अलाउड ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। तो ये अभी हमने देखा है, बास्केटबॉल कोर्ट में कौन अलाउड, कितने प्लेयर्स अलाउड होते हैं, तो 5। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और एक चीज़, द्रोणाचार्य अवार्ड मैंने आपको पढ़ा रखा है कि पहला वाला किसको मिला था, और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड का पहला वाला मिला था 1985 में, और ये मिला था पहला 1966 में। ये पहला वाला किसको मिला था, 3 लोगों को मिला था। एक तो बालचंद्र भास्कर भागवत थे, एक OM नाम्बियार थे, और एक ओम प्रकाश भारद्वाज। तो ये 3 लोग थे। इनकी अगर बात करेंगे तो इनको रेसलिंग में, OM नाम्बियार की बात करेंगे बॉक्सिंग में, और ओम प्रकाश भारद्वाज की बात करेंगे तो एथलेटिक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 72 विच एनालिटिकल इन्फ्रेंस बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई प्रोफेसर जी पद्मनाभन रिसीव्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो कौन सा इन्फ्रेंस है। अब यही लोग बोलते थे कि सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा वैसा। ठीक है, बिल्कुल ये पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट फिर भी किस लिए मिला होगा। फॉर आइसोलेटिंग SARS-CoV-2 प्रोटीन मार्कर्स, फॉर डिस्कवरिंग DNA रेप्लिकेशन एंजाइम्स। अब यहाँ पर बात हो रही बायोलॉजिकल साइंसेस की। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह से आप 3 क्वेश्चन लगाते हैं, 2 सही 1 गलत, फिर भी तो नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे ना आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लंबाडी मैडम लंबा है ना। द आदित्य L1 मिशन वॉज लॉन्च टू रिप्लेस इनसैट सीरीज ऑफ वेदर सैटेलाइट। हैं, आदित्य L1 को हमने आदित्य L1 कोई वेदर सैटेलाइट थोड़ी ना थी जो किसी वेदर सैटेलाइट को उसने रिप्लेस किया होगा। ये तो अपने आप में पहला भारत का एक सोलर मिशन था, तो पहला तो हो ही नहीं सकता है। आदित्य L1 सक्सेसफुली एंटर्ड द हेलो ऑर्बिट, हेलो मतलब वही सन ऑर्बिट, अराउंड द लैग्रेंज L1। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ऐसा डेटा फैक्ट एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, तो फिर हम क्यों डाउट करें इसमें। तो दूसरा सही है, ए हो जाएगा। In 2025, ISRO announced the construction of the Bharatiya Antariksh Station project. What is the first module scheduled to be tested under this initiative? किस उसको टेस्ट किया जाएगा सबसे पहले। क्रायोजेनिक फ्यूल स्टोरेज हब, रोबोटिक रिफ्यूलिंग यूनिट, ऑटोनोमस AI ऑपरेटेड लैब, या फिर ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल, इसका ये पहला मॉड्यूल होगा। चलो अगला है, विच रीजन हैज़ बिकम द न्यू एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म अकॉर्डिंग टू द GTI। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से कौन सा ये आपका बन गया है नया एक एपिसेंटर। जैसे हम भूकंप का एपिसेंटर पढ़ते हैं तो वैसा ही। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ, जो सब सहारन जो अफ्रीका है, सब सहारन जो अफ्रीका, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट जो है नया एक बन चुका है ग्लोबल टेररिज्म का हब या फिर एपिसेंटर, है ना। एपिसेंटर से आप रिकॉल कर सकते हैं भूकंप का ये हाइपो सेंटर होता है, फोकस जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, जिन जहाँ सबसे पहले मिलती हैं अर्थ सरफेस को, जो उसके सबसे ऊपर होता है पॉइंट, उसको भूकंप का एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो बाकी अच्छा, ये अगर मैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर बात करूँ तो इसको लॉन्च कब किया जाएगा, पता है किसी को। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा जब ये अलग से स्पेस वीडियो पड़ेगा तब। तो 2028 तक इसको 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन दैट स्टडीज़ द सन्स क्रोमोस्फियर और कोरोना को जो स्टडी करता है। तो इसका क्या हमें वो देखने को मिलेगा, क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो मैपिंग ऑफ एस्टेरॉयड बियॉन्ड नेपच्यून, तो क्यूपर बेल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्यूपर बेल्ट से क्या लेना देना भाई इसका एस्टेरॉयड से। रेनफॉल प्रोटेक्शन, इम्प्रूव्ड स्पेस वेदर फोरकास्टिंग टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर नेविगेशन सिस्टम्स। एक सेकेंड, बी वाला तो नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा भाई। अंडरग्राउंड नेविगेशन सिस्टम कैसे बन सकता है, तो एक तो होगा इम्प्रूव। ठीक है, ये सी वाला होगा। जल्दी में इसको गलत मार्क कर दिया। इम्प्रूव्ड स्पेस वेदर फोरकास्टिंग टू प्रोटेक्ट सैटेलाइट एंड पावर सिस्टम। क्यों, उससे हमें समझ में आएगा ना कि क्योंकि जितना भी हमारा वेदर है, तो वेदर अगर हम किसी एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट बोल सकते हैं तो वो सन ही है, क्योंकि सन की डिफरेंशियल हीटिंग होती है, प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसी की वजह से आपकी क्या चलती है, उसी की वजह से आपकी विंड चलती है, उसी की वजह से आपकी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो सब जो काम होता है वो इसी की वजह से होता है आपका। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ की, और किस वजह से होता है हीटिंग, सन की वजह से। तो
तो उससे हम स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सन का मिशन है, और सैटेलाइट जो हमारी ख़राब वगैरह हो जाती हैं उससे, तो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। सिंपल एलिमिनेशन का खेल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। विच टाइप ऑफ व्हीकल इज़ कॉमनली यूज इन ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सामान्यतः किस प्रकार के वाहन का उपयोग किया जाता है? डीजल बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, पेट्रोल कार्स या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स। किस तरह की ज़ीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल एमिशन नहीं हो रहा। डीजल में क्या एमिशन नहीं होगा? पेट्रोल में एमिशन नहीं होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है पेट्रोल भी है और वो इलेक्ट्रिक भी है, तो उसमें भी तो होगा। इलेक्ट्रिक में एमिशन नहीं होता है। वेयर वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो ये हुए थे तमिलनाडु में, ठीक है। सर भाई दे देंगे, ठीक है, अभी आपका नहीं होगा तो पहले स्पेस वाला ही दे देंगे, उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है वो कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 2025 वाला ही कहाँ पे आयोजित हुआ? 2025 वाला, तो 2025 वाला हुआ बिहार में, ठीक है। बिहार में जो कुछ सिटी जैसे पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, और बिहार में चुनाव उनाव भी हैं, काफ़ी गर्म माहौल चल रहा है आजकल बिहार में। क्यों, किसको वोट दे रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छा ये बताओ, जो 2025 वाला था उसका मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट ध्यान रखना है गज सिम्हा, ठीक है। गज सिम्हा वॉज दी मैस्कॉट जो 2025 वाला बिहार में हुआ। कहाँ कहाँ पे? सिटी भी लिख देता हूँ, अगर पूछ ले, वैसे तो नहीं लगता है मुझे ये पूछेगा, बट फिर भी कैपिटल पटना में, राजगीर, और भागलपुर, बेगूसराय, भागलपुर, बेगूसराय और गया, ठीक है, यहाँ हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द इनिशिएटिव विद इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम इंडियाज़ वेव पॉइंट? अगेन उतनी देर से अभी हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्या सही आंसर होगा? बीमस्टेक की लैंड कनेक्टिविटी यूरोप से बनानी है। बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल कहाँ यूरोप, कहाँ बे ऑफ बंगाल? कोई लेना देना है? कोई यूरोप का मेंबर है इसमें? कब बना था ये बीमस्टेक, जरा बताइए। क्वाड 4 कंट्रीज़ हैं, कौन? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसको काउंटर करना है इसका मेन पर्पस। स्ट्रेंथिंग ऑयल डिप्लोमेसी इन गल्फ, बिल्कुल नहीं। आई में कब भी देखा है? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन साउथ चाइना सी, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि ये आपका ये आई का पार्ट है, जहाँ पर हमें वेस्ट एशिया और यूरोप तक अपना लिंक करना है इंडिया को। सब गलत है। आंसर क्या? चाबार पोर्ट, जिसमें हम सेंट्रल एशिया का एक्सेस लेंगे वाया ईरान। बीमस्टेक 1997 में बना था। मेंबर कंट्रीज़ हैं आपकी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश, जहाँ पे सार्क बना था। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। अच्छा, सार्क बना कब था? किस ईयर में बना था, ये आपको बताना है। देन आपका है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ कि व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द एस्ट्रोसैट मिशन ऑपरेटेड बाय इसरो। तो एस्ट्रोसैट मिशन का मेन टारगेट क्या है? सबका सही है, सबका सही है। चलो, तो साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस, ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस ओनली, एक्सरे ऑब्जर्वेशंस ओनली, फिर सिंगल वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें है भाई, आप देख सकते हैं सिमिलर ऑप्शंस वाली टेक्निक लगा सकते हैं। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन, सिंगल वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन, सिमिलर दिख रहा है। आंसर होगा इसका मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन है ये। और ये कोई ऐसा नहीं कि नया मिशन है, 2015 में ये लॉन्च हुआ था, 2050 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2015 में मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन के लिए। अशर्सन रीजन का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी स्पॉट, ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आना चाहिए था। एंड द गोल लाइन ऑन अ फुटबॉल फील्ड इज 11 मीटर्स। द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी स्पॉट, ओके। एंड दिस डिस्टेंस अलाउज द गोल कीपर अ फेयर रिएक्शन टाइम वाइल चैलेंजिंग द एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पेनल्टी टेकर। बताइए। अब मुझे साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि ये आर इसको एक्सप्लेन ही तो कर रहा है कि भाई इतनी डिस्टेंस गोल कीपर को अलाउ कर देती फेयर रिएक्शन टाइम के लिए, ठीक है, कि वो कुछ रिएक्ट कर सकता है
और हमें पता है कि अब मुझे अगर असर्शन में डाउट है तो क्यों है कि भाई ये 11 मीटर ही है या फिर नहीं है, 11 मीटर ही है फिर नहीं है। बिल्कुल 11 की जगह कुछ और हो सकता है, और यहाँ पे ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू हो सकता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है आपको अटेम्प्ट करना है तो जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको लग रहा है कि रीज़न सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को तो गो विथ कि वो दोनों सही हैं और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, विच द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा विनर ऑफ द 2022 का जो बुकर प्राइज़ है, और जो रिसेंट का जो बुकर प्राइज़ है उसके बारे में बताइएगा, जिसके बारे में शायद मैंने आपको बताया होगा। ठीक, बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प, याद आया कुछ? बताओ उनके बारे में, किसने, अच्छा ये बताओ कि किसने वो कन्वर्ट किया था, जो द हार्ट लैम्प जो अभी बुकर प्राइज़ जिसको मिला है, पहली कन्नड़ किताब है, उसको किसने कन्वर्ट किया है इंग्लिश में कन्नड़ से? ठीक है, चलो। तो द नॉवल इज सेट ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंड एक्सप्लोज द आफ्टर लाइफ ऑफ अ फोटो जर्नलिस्ट. Okay, it is a non-fictional account of archaeological excavations in the Gandhar region. The author Sahan Karuna Tilaka uses satire and goes to comment on violence, memory and political trauma. अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? ये सर श्रीलंका में सिविल वॉर के बारे में बात कर रहा है, नहीं ये गांधार रीजन के बारे में है, तो एक और दो तो कभी हो ही नहीं सकते हैं वो बोल रहा है श्रीलंका, वो बोल रहा है गांधार रीजन, तो एक और दो तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। अब क्योंकि ये बोल रहा है श्रीलंका और ये नाम कैसा है करुणा तलिका, इतना तो सबको नाम से समझ में आता है ना, कुलाशेखरा, महिला जयवर्धने, संगकारा, तिलक रत्ने, दिलशान, ठीक है, तो कैसे नाम है, श्रीलंकन नेम है कि नहीं करुणा तिलका? तो वो भी बात उसी कर रहा है 1 and 3, ठीक है। इन दोनों में से एक को तो गलत होना ही पड़ेगा भाई 2 3 या 1 3, 3 सही है, 1 2 में मुझे चुनना है तो 1 को ही चुनूंगा ना, 2 को थोड़ी ना चुनूंगा, क्योंकि नाम गांधार रीजन थोड़ी है, श्रीलंकन नेम लग रहा है मुझे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिंदी में, और यहाँ पर लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। चलिए, किसी को कोई डाउट कुछ हो तो बताइए। दीपा बस्ती सही है, दीपा बस्ती ने ट्रांसलेट किया था दी हार्ट लैम्प को फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश। आ गई सेव, सेव नहीं आई, चाय आई है सर तुक्का लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। टेक एन इन्फो जी अपने आप ही शो करता है वो, मतलब ऐसा कुछ अलग से शो करने के लिए तो ऑप्शन नहीं होता है। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, एंड किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, और किसी को वैसा कुछ डाउट होता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड को लेके आप लोग भेजते रहते हो, लेकिन उसको लेके ज़्यादा मैं कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि वो एसएससी की साइट से, और वो एसएससी रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंट रहा करो, क्योंकि थोड़े टाइम में वो इशू सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, मुझे पता है, क्योंकि एसएससी तो सुनता नहीं है, तो फिर आप मुझे ही भेज देते हो, लेकिन मैं भी उसमें ज़्यादा कुछ कर सकता नहीं। तो सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8840286735, ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो। बाकी अगर आपका कुछ टेक्निकल क्वेरी होता है इस तरह का कि भाई एप्लीकेशन में कुछ एरर है, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9235798380। अगर आपका कुछ, ये मतलब मेरा नहीं है, टेक्निकल टीम का ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और आई होप इस लेक्चर ने आपको हेल्प किया होगा कि ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट करने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। तो इन अ नटशेल इससे लेक्चर से मेन चीज़ हम क्या सीख सकते हैं? मेन चीज़ तो ये है कि देखो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज़ स्पेस प्रोग्राम से कायदे से दबा के क्वेश्चन आए, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब सर कहाँ से करना है करंट अफेयर, तो मैंने ई बुक दी थी करंट अफेयर के लिए, उससे, या फिर अभी अगर आपको लेटेस्ट एकदम करना है, अगर आपने वो नहीं करी है तो मैंने IB के लिए अपलोड करी है, उससे आप कर सकते हैं। बट अगर आपको मैं एडवाइस करूँ कि सर हमारे पास और भी हैं चीज़ें पढ़ने के लिए, हम करें ना करें,
तो देखो, मैं इतने जो 82 क्वेश्चन है स्टेनो के एग्ज़ाम में जो पूछे गए उसको देख के ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक पता है, ट्रिक पता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ये टॉपिक से क्वेश्चन आए स्पेस मिशन से, स्पेस प्रोग्राम से, जो भी टॉपिक से आए, अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे और अगर यही पैटर्न फॉलो रखता है एसएससी सीजीएल में भी, तो फिर आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगा रादर दैन कि आप कोई भी मैगज़ीन जाके, इंक्लूडिंग मेरी मैगज़ीन जाके पढ़ो। वैसे तो मैंने ई बुक आपकी पहले ही दे दी थी, आपको पता है, ठीक है। वन शॉट जो करंट अफेयर का आया था वो मैंने पहले ई बुक, बहुत ही आपको पता है कितनी बढ़िया वो ई बुक आपको मिली थी। तो अगर मैं आपको लास्ट के 6-7 दिन में एडवाइस करूँगा तो यही एडवाइस करूँगा कि लर्न टू हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड लर्न जो भी स्पेस मिशंस हैं या फिर जो भी खेलो या फिर जो भी इस तरह के जो इंडेक्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ये हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गई या फिर जो भी इंडेक्स हैं, रिपोर्ट हैं, इन पर हम फोकस करेंगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लंबाडी मेथड कितना कारगर है भाई, ये मेरा मेथड नहीं है, ठीक है, ये तुम लोग ये तो बस मजाक मजाक में डेवलप हो गया और इसमें मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि लंबे ऑप्शन को टिक मार कर क्या, वो तुम्हारा है। मैंने जो बोला है वो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं स्टेनो के, कि सोफेस्टिकेटेड, होलिस्टिक एंड अफर्मेटिव, ठीक है। ये हमारे निट्टो टेक्निक के कुछ की एलिमेंट हैं कि सोफेस्टिकेटेड, होलिस्टिक और अफर्मेटिव स्टेटमेंट सही होते हैं। एक्सट्रीम कीवर्ड जिनमें होता है ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, सोल, यही है, सिर्फ यही है, हर जगह, ये इस तरह के जो होते हैं। और सिर्फ ये एक वीडियो देख लेने से नहीं होंगे, क्योंकि लोगों के साथ यही होता है, मैं एक वीडियो डालूंगा कि कौन कौन सी टेक्निक है, वो देखेंगे, वो लगाएंगे, धर रहेंगे वहाँ पे जाके, या तो डर जाएंगे तो अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ में करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आके चिल्लाएंगे कि कुछ फेल हो गया, और वहीं पे कुछ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके निकल आएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। जैसे कि आप सुनिए ऑल इंडिया रैंक 5 ने क्या बोला सीजीएल का, कि मैं तो सरप्राइज़ था कि भाई लोग बोल रहे हैं कि परमार सर का ये टेक्निक लगा नहीं, ये नहीं लगा। सेम आप पिछले वाले सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 3 का सुन लीजिएगा, शॉर्ट पड़ा हुआ है चैनल पे, अर्चित शर्मा करके कुछ नाम था, सेम चीज़ कि भाई मैंने लगाया और मेरा लगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा उस चीज़ को। आप एक वीडियो देख के सोचोगे कि नहीं हम अप्लाई कर देंगे और सही भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना सब स्टेनो में किया है तो सब में हमने वो सीखा है, उसमें अप्लाई करिए। नहीं होगा, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, तो उससे काम होगा। आप सोचेंगे एक से ही काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको अप्लाई करना होगा, सीखना होगा, खुद से दिमाग लगाना होगा, किस तरह के, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ नॉलेज अप्लाई करना है, वो सारा काम आपको सीखना होगा पहले से ही, और वो बहुत काम आएगा इस टाइम पे। नॉलेज तो ठीक है, रिवीजन प्लस उससे ज़्यादा किस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन खेल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम में, इस टाइम पे काम आएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि मैंने आपको सिखाया है, जितने भी स्टेनो के सेशंस लिए उसमें सिखाया है। अगर आपको और सीखना है तो आप निट्टो परमार से सर्च करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। वो 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी है प्लेलिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आ गए क्वेश्चन तो अभी मैंने टेक्निक डेवलप करी है, वो सीजीएल मेंस के लिए मैं पहले ही पढ़ाता था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है? अभी स्पैम मत करो जो लोग स्पैम कर रहे हैं। टॉपिक्स लाइव लेना, शैल, सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, अफर्मेटिव, लंबाडी शाह था भाई हमारी तरफ से, तुमने शैल ऐड कर दिया, ठीक है, शैल कर लो। तो शैल 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 ये बोलता है कि सही है ना। देखो लंबाडी लंबा ऑप्शन, तो ये तो ठीक है, कोरिलेशन है, और है भी क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बहुत ही स्पेसिफिक है वो गलत होता है। तो स्पेसिफिक नहीं है तो होलिस्टिक है, तो उसको होलिस्टिकली एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन लंबा हो जाता है, तो वो सही हो जाता है। लेकिन अगेन ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि लंबे ऑप्शन को लगाना है, वो तुम्हारा वो है, ठीक है, वो तुम्हारा सिर्फ है। मेरे को एग्ज़ाम के बाद आके मत कहना कि हमने लंबा वाला लगाया और छोटा वाला निकल गया, ठीक है। एमटीएस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाइए, रुक जाइए सार्थक जी, सीजीएल करवा लें उसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगा, ओके। बाकी तो जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। ये पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ले लीजिए, कर लीजिएगा। बाकी पूरी ई बुक तो अवेलेबल है ही परमार अकेडमी ऐप और टेलीग्राम पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। क्विज़ ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको क्विजेस मिलती रहती हैं, तो उनको आप अटैम्प्ट करते रहिए। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।